बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो है शक्ति की अवधारणा। देखिए, शक्ति राजनीति विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं में से एक प्रमुख अवधारणा है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने दंड के रूप में शक्ति को स्वीकारा। उन्होंने राजनीति को दंड नीति कहा। पाश्चात्य जगत में भी राजनीतिक जीवन के संदर्भ में शक्ति की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया गया है। सुकरात के समकालीन एक सोफिस्ट विचारक हुए थ्रेसिमेकस, उन्होंने कहा शक्तिशाली का हित ही न्याय है। आधुनिक युग में मेकियावली ऐसा प्रथम विचारक है जिसने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका स्वीकारी है। होब्स, नीत्शे, हीगल, बोसांके आदि ऐसे विचारक हैं जिसने शक्ति के विभिन्न अर्थों, पक्षों, निर्माणक तत्वों आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। परंपरागत राजनीतिक विचारकों की तुलना में आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने शक्ति की अवधारणा पर विस्तार से विवेचन किया है और इन विचारकों का उल्लेख करना जरूरी है। ये विचारक हैं चार्ल्स ई मेरियम, कैटलीन, हेरल्ड लाशवेल, मैकाइवर, रॉबर्ट बाइस्टर्ड, कैप्लान, मॉर्गेनथाउ, रसेल और बेकर। बेकर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। और कैटलीन का एक मशहूर कोटेशन है, राजनीति शक्ति का विज्ञान है। अब हम शक्ति के अर्थ और परिभाषा पर चलते हैं। मैकाइवर ने कहा है कि शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है, यानी उसके बहुत सारे तत्व हैं, कोई एक तत्व नहीं है उसका, और उसकी प्रकृति जटिल है। इसलिए उसके अर्थ को हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। पहला है बल प्रयोग के रूप में। प्राचीन भारतीय विचारकों ने शक्ति का अर्थ बल प्रयोग एवं दमन के रूप में स्वीकार किया है। दूसरा है मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में। कुछ विद्वानों के अनुसार शक्ति से प्रेम करना मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने की कामना करता है। तीसरा है शक्ति बल प्रयोग की संभावना है। कुछ विद्वानों ने शक्ति एवं बल में स्पष्ट अंतर किया है। उनका कहना है कि शक्ति का अर्थ राजनीतिक शक्ति है, जबकि बल का अर्थ सैनिक बल से है। चौथा है शक्ति व्यवस्था का निहित तत्व है। किसी भी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की रचना, संचालन एवं रक्षा के लिए शक्ति जरूरी है। पांचवा है शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया भी है। शक्ति एक ऐसा तत्व है जो प्रभाव की प्रक्रिया को जन्म देता है। जो पक्ष शक्ति को धारण करता है, जो शक्तिशाली है, उसे अन्य पक्ष प्रभावित भी हो जाते हैं और प्रथम पक्ष के अनुकूल आचरण करते हैं। नेक्स्ट जो है नियंत्रण के अर्थ में शक्ति। कुछ विद्वानों ने शक्ति का संबंध नियंत्रण से भी स्वीकारा है। उनका मत है कि शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है और उनके व्यवहार को नियंत्रण करने की क्षमता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट जो है वो है मूल्य के रूप में शक्ति। शक्ति को मूल्य के अर्थ में भी स्वीकार किया गया है, किंतु जहाँ कुछ विद्वानों ने इसे एक यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकार किया है, वहीं कुछ अन्य विद्वानों ने इसे एक आदर्शवादी मूल्य के रूप में भी स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से शक्ति को विभिन्न अर्थों में लिया जाता है। अब हम कुछ शक्ति की परिभाषाएं भी देखेंगे। जैसे रॉबर्ट बाइस्टर्ड है, उन्होंने कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ड्यूबिन ने कहा है कि संगठित अंतःक्रियाओं की व्यवस्था के पीछे निहित तत्व शक्ति है। रॉबर्ट डहेल ने कहा है शक्ति व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करके उससे कार्य करवा लेता है जिसे वह अन्यथा नहीं करता। मैकाइवर ने लिखा है कि शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों अथवा उनके व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित या निर्देशित करने की क्षमता से है। टोनी के शब्दों में शक्ति व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के अथवा समूह द्वारा समूह के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार बदलने की क्षमता है। कार्ल जे फ्रेडरिक का एक कोटेशन है कि शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है। तो इस तरीके से विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से शक्ति को परिभाषित किया है। अब हम चलते हैं शक्ति के प्रकार पर।
अन्यों के व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता की दृष्टि से शक्ति के प्रकार। कुछ विद्वानों ने जो है दूसरों के व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन किए जा सकते हैं उसके आधार पर शक्ति को विभाजित किया है 3 भागों में। एक तो बल, जब शक्ति धारक बल का प्रयोग करके दूसरों के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन करता है तो शक्ति के इस रूप को बल कहते हैं। दूसरा प्रभुत्व, जब कोई शक्ति धारक आदेश की शक्ति द्वारा अन्यों के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन करता है तो इसको प्रभुत्व कहा जाता है। फिर नेक्स्ट चातुर्य है, जब शक्ति धारक स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता अपितु युक्ति एवं छल द्वारा दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल करता है, तब इसको चातुर्य कहते हैं। तो ये एक प्रकार का विभाजन हो गया दूसरों के व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में। अब औचित्य और अनुचित्य की दृष्टि से भी शक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं और ये मैक्स वेबर ने बताए हैं। पहला वैधानिक है, जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग वैधानिक या कानूनी ढंग से करता है तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। मतलब इसी को ही जो है वैधानिक शक्ति का प्रकार कहा जा सकता है। दूसरा परंपरागत शक्ति है, जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग रीति रिवाजों के अनुसार करता है, परंपराओं के अनुसार करता है तो इसे परंपरागत प्रकार कहा जाता है। ये औचित्य पूर्ण शक्ति के प्रकार हैं 3। नेक्स्ट करिश्मावादी है, जब शक्ति धारक के व्यक्तित्व एवं गुणों में के प्रभाव के कारण अधीनस्थ जब उसके आदेशों का पालन करते हैं तो इसे करिश्मावादी शक्ति का प्रकार कहा जाता है। और अब हम चलते हैं कि अनुचित्यपूर्ण शक्ति का तो एक ही प्रकार बताया है मैक्स वेबर ने और वो केवल दमन है। अब कुछ अन्य दृष्टिकोणों से भी हम इसके प्रकारों को देख लेते हैं, जैसे दृश्य एवं अदृश्य शक्ति। जब शक्ति का प्रकट रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसे दृश्य शक्ति कहते हैं। दूसरा जो है, लेकिन जब उसका शक्ति का अप्रकट रूप में प्रयोग किया जाएगा यानी वो दिखाई नहीं देगी तब अदृश्य शक्ति है। दूसरा प्रकार जो है वह है प्रत्यक्ष शक्ति एवं प्रत्यक्ष शक्ति। जब शक्ति धारक स्वयं शक्ति का प्रयोग करता है तो शक्ति के इसको प्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं, किंतु शक्ति धारक अपने अधीनस्थों अथवा अन्यों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करता है तो उसको अप्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक शक्ति एवं अनौपचारिक शक्ति। जब शक्ति धारक अपने पद में निहित शक्ति का वैधानिक तरीके से प्रयोग करता है तो ऐसी शक्ति को औपचारिक शक्ति कहा जाता है, किंतु जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग वैयक्तिक संबंधों के आधार पर करता है तो शक्ति के इस प्रकार को अनौपचारिक शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट जो है वह है दमनात्मक शक्ति। जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग औचित्यपूर्ण ढंग से करता है तो शक्ति के इस क्रिया को दमनात्मक शक्ति कहते हैं, और जब इसका प्रयोग दमनपूर्ण नहीं होता तो इसको अदमनात्मक कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो संभाव्य शक्ति एवं वास्तविक शक्ति। जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता तो रखता है किंतु उसका प्रयोग नहीं करता तो संभाव्य शक्ति कहते हैं, और व्यवहार में उसका प्रयोग करेगा तब वो वास्तविक शक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट जो है एक पक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय शक्ति। जब शक्ति का प्रयोग एक पक्ष द्वारा किया जाएगा तो एक पक्ष ये शक्ति हो गई, जब शक्ति का प्रयोग 2 पक्ष करेंगे तो वो द्विपक्षीय शक्ति हो गई, और किंतु जब शक्ति का प्रयोग अनेक पक्ष करेंगे तब उसको हम बहुपक्षीय कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो है केंद्रित, विकेंद्रित तथा व्याप्त शक्ति। जब शक्ति का निवास एक केंद्र में होगा तो उसे केंद्रित शक्ति कहेंगे, एक से अधिक केंद्रों में निवास करेगी तो उसे विकेंद्रित शक्ति कहेंगे, किंतु जब शक्ति के निवास का कोई स्पष्ट केंद्र नहीं होता अपितु वह संपूर्ण संस्था में बिखरी होती है तो उसे व्याप्त शक्ति कहेंगे। नेक्स्ट प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है। शक्ति जिस भूक्षेत्र में निवास करती है और क्रियाशील होती है उस भूक्षेत्र के आकार के आधार पर शक्ति के 3 प्रमुख प्रकार हैं, प्रादेशिक शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। तो ये शक्ति के प्रकार हैं। अब हम चलते हैं शक्ति के स्रोत पर। पहला है ज्ञान। ज्ञान शक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ज्ञान की मदद से ही व्यक्ति अथवा संगठन के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं और इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रबंध किया जाता है। दूसरा है प्राप्तियां और उपलब्धियां। ज्ञान को शक्ति का आंतरिक स्रोत माना जाता है और प्राप्तियों और उपलब्धियों को शक्ति का बाह्य स्रोत कहा जाता है। यहाँ प्राप्तियों और उपलब्धियों का साधारण सा अर्थ है संपत्ति तथा अन्य आर्थिक प्राप्तियां, भौतिक साधनों में वृद्धि, पद की प्राप्ति, सामाजिक राजनीतिक सम्मान की प्राप्ति आदि। नेक्स्ट जो है वो संगठन एवं आकार है। जिन संस्थाओं के संगठन सुदृढ़ होते हैं वे शक्तिशाली होती हैं। राज्य एक शक्तिशाली संस्था है और इस शक्ति का प्रयोग स्वयं इसका सुदृढ़ संगठन करता है। किसी संस्था के आकार को भी उसकी शक्ति का स्रोत माना जाता है। जिस संस्था का जितना बड़ा आकार होगा उतना ही अधिक शक्तिशाली भी होगा। नेक्स्ट जो है वो सत्ता है। शक्ति का प्रमुख स्रोत सत्ता भी है। अन्य व्यक्तियों से कम योग्य और निर्बल व्यक्ति भी सत्ता प्राप्त करके व्यवहार में शक्तिशाली बन जाते हैं।
नेक्स्ट जो है विश्वास, विचार एवं कार्य है। विश्वास, विचार एवं कार्य को भी शक्ति का स्रोत माना जाता है। किसी भी समाज के अपने विश्वास एवं विचार होते हैं और जो व्यक्ति अथवा संस्था इन विश्वासों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको मूर्त रूप देने के लिए भी कार्य करते हैं, वो शक्तिशाली बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो परिस्थितियाँ हैं। परिस्थितियों को भी शक्ति का स्रोत माना जाता है। परिस्थितियों की अनुकूलता ही व्यक्ति अथवा संस्था को शक्तिशाली बना देती है। अब हम शक्ति की कुछ विशेषताएं, लक्षण, प्रकृति देख लेते हैं। जैसे कि शक्ति संबंधात्मक होती है। राजनीति विज्ञान में शक्ति विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों से बने समूह के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ही प्रकट करती है। नेक्स्ट जो है वो अन्य शक्तियों की आवश्यकता। शक्ति के अनेक रूप हैं, जैसे कि राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, विचार शक्ति, जनमत की शक्ति इत्यादि। नेक्स्ट जो है वो वास्तविक शक्ति तथा संभावित शक्ति। शक्ति स्वयं में एक इकाई है, किंतु इसके प्रयोग की दृष्टि से शक्ति के दो पक्ष हो सकते हैं, वास्तविक और संभावित। शक्तिवान शक्ति के जिस अंश का प्रयोग वास्तव में कर रहा होता है उसे वास्तविक शक्ति कहते हैं। संभावित शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शक्तिमान द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है शक्ति औचित्य के गुण वाली भी होती है। जब शक्ति में औचित्य का गुण होता है तब वह शक्ति नहीं होती है, अपितु वह बल कहलाती है, तथा बल दमनपूर्ण एवं अत्याचारी होता है। नेक्स्ट इसका एक लक्षण है कि शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है। शक्ति अपनी प्रकृति से एक साधन है, इसका अस्तित्व के निश्चित एवं औचित्यपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, किंतु शक्ति की यह भी प्रकृति है कि वह न केवल अपने तथा वर्तमान रूप तथा स्थिति की रक्षा करना चाहती है, अपितु शक्ति लगातार अपनी वृद्धि, बढ़ोतरी और संचय भी चाहती है। तो ये इस तरीके से शक्ति के विशेषताएं, गुण और लक्षण थे। अब हम देख लेते हैं शक्ति के प्रयोग की सीमाएं। देखिए, शक्ति दो अथवा दो से अधिक पक्षों के बीच एक विशेष प्रकार के संबंध की स्थापना करती है, अतः उसका निरपेक्ष प्रयोग नहीं हो सकता। यानी ये नहीं है कि मनमाने ढंग से ही शक्ति को प्रयोग में लाया जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शक्ति का पूर्ण स्वेच्छाचारी, निरंकुश और असीमित प्रयोग नहीं हो सकता। वस्तुतः शक्ति का प्रयोग सदैव ही सापेक्ष होता है। शक्ति के प्रयोग पर अनेक मर्यादाएं, अंकुश और सीमाओं का प्रतिबंध रहता है। इस शक्ति के प्रयोग पर इतिहास का, परंपराओं का, धर्म का और नैतिक मूल्यों का आदि का प्रतिबंध रहता है। अब हम जो है शक्ति और प्रभाव की तुलना कर लेते हैं। शक्ति भौतिक तत्व है, जबकि प्रभाव जो है वो नैतिक तत्व होता है। शक्ति मूर्त है, यानी भौतिक तत्व है इसलिए वो मूर्त है, जबकि प्रभाव जो है वो स्पष्टतः दिखाई नहीं देता, इसलिए अमूर्त है। अनुपालन की दृष्टि से अगर देखें तो शक्ति जो है निर्विकल्प है और प्रभाव जो है वो सविकल्प है, क्योंकि शक्ति एक बाध्यकारी तत्व है, अतः इसका प्रयोग किया जा सकता है। जिस पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा उसको इसकी अनुपालना करनी होती है, उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो शक्ति कटुता को और प्रभाव जो है वो सद्भाव को उत्पन्न करता है। शक्ति जो है अप्रजातांत्रिक है और प्रभाव प्रजातांत्रिक है। शक्ति का क्षेत्र सीमित है, यानी उसका दायरा छोटा है, प्रभाव का दायरा बड़ा है। अब हम शक्ति और बल की तुलना कर लेते हैं। अमूर्तता एवं मूर्तता का अंतर है। शक्ति सदैव अदृश्य, अप्रकट और अमूर्त होती है, जबकि बल जो है वो दिखाई देता है, प्रकट रूप में आता है। बाध्यता की मात्रा में अंतर। शक्ति की तुलना में बल बाध्यकारी एवं दमनात्मक होता है। शक्ति विस्तृत अवधारणा है, बल जो है वो उससे कम व्यापक है, कम विस्तृत है। अब हम शक्ति और सत्ता की तुलना कर लेते हैं। शक्ति व सत्ता की भिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित हैं। शक्ति जो है वो भौतिक तत्व है, सत्ता वैधानिक तत्व है। शक्ति में बल निहित रहता है और इसलिए वह बाध्यकारी भी हो सकती है। दूसरा अंतर है, शक्ति साधन है, सत्ता करता है। सत्ता तो किसी पद में होती है, यानी वो संस्थागत होती है, तथा ये निश्चित भी होगी, मूर्त और वैधानिक होती है। अपने इस गुण के कारण सत्ता किसी राज व्यवस्था में कर्ता की भूमिका निभाती है। इसके विपरीत शक्ति असंस्थागत, अनिश्चित एवं अमूर्त होती है और अपनी प्रकृति से वैधानिक नहीं होती। मूल्य की दृष्टि से भी अंतर है। शक्ति एक साधन है, अतः ये मूल्य निरपेक्ष होती है, किंतु सत्ता सदैव मूल्य सापेक्ष होती है। सत्ता परंपरा, रीति रिवाज, इतिहास, कानून, जनमत आदि के द्वारा स्वीकृत मूल्यों को स्वीकारती है। नेक्स्ट अंतर जो है वो प्रत्यायोजन संबंधी अंतर है। सत्ता का निवास जो है किसी पद या संस्था में होता है, अतः ये निश्चित और मूर्त होगी। यह अपनी प्रकृति से वैधानिक भी होगी, अतः किसी भी उच्च सत्ता द्वारा किसी निम्न सत्ता को अपनी सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, किंतु शक्ति में उपयुक्त गुण एवं लक्षण नहीं पाए जाते, अतः शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से शक्ति और सत्ता में अंतर स्पष्ट हैं। आज का हमारा जो टॉपिक शक्ति की अवधारणा थी वो समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।